बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सेनेट में हुकूमती जमात की अक़लियत होने के बावजूद आज हुकूमत 3 बिल जो है वो मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। ऑपोजिशन इस पर एक शोर मचा रही है, तनकीद कर रही है कि एक तो ये ज़िमनी एजेंडा के तौर पे लाया गया था, ख़ुसूसी तौर पे नैब ऑर्डिनेंस का जो बिल था, और इस पर ऑपोजिशन ने ये भी कहा है कि गिनती में भी मसाइल थे। आज हमने देखा कि सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट को काफ़ी ज़्यादा सुनाई गई ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन उनके डाइस के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और उनको रबर स्टैम्प के नारे जो है वो उनके खिलाफ लगाए। और वहाँ पर सादिक संजरानी साहब ने ये भी कहा कि ऑपोजिशन एक तो नंबर अपने खुद पूरे नहीं कर पा रही और उसके बाद ये चेयर को गालियाँ देते हैं। और यही हाल पार्लियामान में भी हमने देखा, जो पार्लियामान का मुश्तरका सेशन था उसमें ऑपोजिशन ये कह रही है, और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया है कि कानून साजी के वक्त गिनती पूरी नहीं थी, गिनती ठीक तरीके से नहीं की गई। और वहाँ पर स्पीकर साहब पर, असद कैसर साहब पर ये इल्ज़ाम लग रहा है। एक तो ऑब्वियसली बड़े दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि ऑपोजिशन अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रही है, या कहीं पर एक तरीके से इसको एक टेस्ट केस के तौर पर लेकर जाना चाहती है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाएं और आगाज़ करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से, और फिर स्पीकर साहब का नाम भी उस लिस्ट में सुनने में आ रहा है। तो इस पे ऑपोजिशन का क्या ख्याल है? और दूसरी तरफ जो पार्लियामान के मुश्तरका सेशन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल की हम बात करें, या EVM का बिल जो है वो मंजूर हुआ है, वो तो मंजूर हो गया, लेकिन उस पे क्या वाकई 2023 के तहत जो है वो EVM के तहत हो पाएंगे ये इंतखाबात? ये सवालिया निशान है, इस पर खदशात बहुत सारे हैं। कुछ EVM के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आपको बताते हैं कि दुनिया के ऐसे 31 ममालिक हैं जहां EVM का इस्तेमाल होता है या माजी में हो चुका है। और इन ममालिक में इंडिया, ब्राज़ील, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, इराक, साउथ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, भूटान और नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। फिनलैंड में 2008 में वोटिंग मशीनों का तजुर्बा किया गया था, और 2016-17 में ये चीज़ सामने आई कि कुछ इंटरनेट वोटिंग को लेकर ख़तरात का इजहार किया गया था, जिसके बाद इसको मुस्तरद कर दिया गया, वहाँ पे EVM का इस्तेमाल रुक गया। फिर 14 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 11 ममालिक ऐसे हैं जहाँ जिनके कुछ हिस्सों में इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। 5 ममालिक में इस मशीन के पायलट मंसूबों पर काम हुआ, यानी उन्होंने देखा पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे, लेकिन इसको फिर रोक दिया गया 8 ममालिक में, यानी कि जर्मनी, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड, काज़ाकिस्तान और नॉर्वे, इन्होंने EVM का इस्तेमाल रोक दिया था। भारत में भी बहुत अरसे से इस पर काम हो रहा था, तजर्बाती तौर पर 1998 में, और फिर पूरे कौमी सतह पर 2004 में EVM का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन जो भारत में 2019 के इंतखाबात हुए थे उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मोदी सरकार पर तनकीद की गई, बड़े पैमाने पर अपोजिशन की तरफ से तनकीद की गई कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बहुत फ्रॉड किया गया है। अब हमारे यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं और जो पोलिंग बूथ्स हैं, अगर हम माजी के यानी 2018 के इंतखाबात की बात करें तो पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद थी 85,300, और मुल्क भर में जो पोलिंग बूथ थे उनकी तादाद थी 2,44,929। और आइंदा इंतखाबात में पोलिंग स्टेशंस की तादाद तकरीबन 1 लाख होगी, और पोलिंग बूथ की तादाद 3 लाख से ज़ायद होने का इम्कान है जब 2023 में इंतखाबात होंगे। और माहिरीन जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं इलेक्शन को लेकर, जो अपनी बहुत ज़्यादा स्टडी भी इस वक्त कर रहे हैं EVM के हवाले से, वो ये कहते हैं कि हमें तकरीबन 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो बताए जाते हैं तकरीबन 100 से 150 अरब तक। तो ये 100 से 150 अरब जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे, कहाँ से ये पैसे मुख्तस किए जाएंगे, और स्पेशली इलेक्शन कमीशन के जो खदशात हैं उनको लेकर क्या किया जाएगा। आज तफसीलन इन्हीं मौज़ूआत पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी उमूर के, और थोड़ी देर में सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जो आप लोगों का दावा भी है कि गिनती पूरी नहीं थी, स्पीकर साहब ने गलत गिनती की, इस पे एक तो मौक़िफ़ बता दीजिए। और आज सेनेट में क्या हुआ कि अपोजिशन के लोग गायब हो गए, उनके तादाद 38 थी तो अपोजिशन की तादाद 28 थी। देखें सादिया, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप क्यों बज़िद हैं ये कानून पास करवाने के लिए, आप क्यों बज़िद हैं कि हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, क्या जो हुकूमत बनती है क्या वो धांधली करके आती है? नंबर 2, आज PTI की हुकूमत है, ये हम पर इल्ज़ाम लगाती थी 2013 के इंतखाबात के कि इन्होंने इलेक्शन चुराए। मैं आज सवाल ये उठाता हूँ, उस वक्त भी कहता रहा कि ये बताया जाए कि क्या निगरान सेटअप मुस्लिम लीग नून का था, और क्या निगरान सेटअप ने ये इलेक्शन चुराया, या मुस्लिम लीग नून ने अगर चुराया तो किस तरह चुराया। आज आ जाते हैं 2018 पे। 2018 के इंतखाबात को हम कह रहे हैं कि ये मैंडेट हमारा चुराया गया, मगर हम ये कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि PTI ने ये इलेक्शन चुराया। अब सवाल यह है कि किसने चुराया। भाई बात यह है कि जो असरअंदाज हो सकती हैं कुव्वतें, जो बाइख्तियार होती हैं, दरअसल धांधली या इलेक्शन चुराना तो उनके हाथ में है। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि क्या आप एक बटन ऑन ऑफ करने से उनका सारा काम जो है वो आसान करना चाहते हैं? आप कहते हैं PTI ने नहीं चुराया, लेकिन PTI के लिए चुराया गया, और ये एक बटन ऑन ऑफ करना EVM का उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। और इसी तरह मैं वो टेक्निकल चीज़ें डिस्कस बेशुमार दफ़ा हो चुकी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन कह चुके। मैं उस डिटेल में जाए बगैर आपका वक्त बचाते हुए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई सबसे बड़ी, आप कोट करते हैं इंडिया को, आप कोट करते हैं जर्मनी को, अमेरिका को, दीगर ममालिक को, क्या वहाँ का माइंडसेट ये है जिसकी बात हम कर रहे हैं? क्या वहाँ जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों में इस तरह की कभी खचाव या तनाव रहा है जो हमारे है यहाँ? और अगर मेरा जवाब हाँ में आए तो फिर सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ को ड्रेस करने की कि जमहूरी अप्रोच, जमहूरी माइंडसेट यहाँ बनना चाहिए। आज यहाँ एक बात बार बार की जाती है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के इस्तेमाल का हक दिया है। तो मैं सवाल करूँगा सादिया अफजाल आपसे, क्या पाकिस्तानियों को वोट का इस्तेमाल का हक मिल गया? जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो दिया जा रहा है या इनके बकौल दे दिया गया है, उस पर हम खुश हो रहे हैं? नहीं जवाब आएगा। हमें तो अपना ये करना है कि सही है, आप कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तानियों को मिला नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी को हक दे रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक, ओके, ये यहाँ जहाँ से हमने बात का आगाज किया था कि आप कहते हैं कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में भी अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि गलत गिनती की गई। स्पीकर साहब जो हैं आप लोगों को कहते हैं कि वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे। मैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि सेनेट में फिर आज क्या हुआ है, अपोजिशन के लोग कहाँ चले गए? आप लोग चेयरमैन साहब को कह रहे थे रबर स्टैंप, उन्होंने कहा कि भाई गालियां आप चेयर को दे रहे हैं, बंदे आप खुद नहीं अपने पूरे कर पाए। ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, तो कहाँ गए सेनेटर सारे ऑपोजिशन के? देखिए, बजाय इसके कि हम आज जो सेनेट में हुआ उसके लिए हम मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं हुकूमत को, मेरे ख्याल में तो क्योंकि हमारे पास तो मेजॉरिटी है सेनेट में,
और उसके बावजूद हमारे आज वो अक़लियत में होने के बावजूद कामयाब हो गए बिल्स मंजूर कराने में। हमारे मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे पूरे, तो उसमें हमारी भी कोताही बनती है और बहुत बड़ी कोताही बनती है। हत्ता कि हमारे ऑपोजिशन लीडर भी आज अपनी किसी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे। लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि जो सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आए, अमूमन जो प्रैक्टिसेस आप लोगों को नहीं पता था कि ज़िमनी एजेंडा के तौर पे नैब ऑर्डिनेंस का बिल आ रहा है? हमें कोई इल्म नहीं था, एजेंडा के ऊपर था ही नहीं। अच्छा। अचानक ज़िमनी एजेंडा सामने आया और ट्रेडिशन ये रही है कि जब भी सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाए तो वो कमेटीज को रेफर किया जाता है ताकि वहां पर गुफ्तगू हो जाए। लेकिन हुकूमत ने भी देखा कि आज इनके मेंबरान कम है, तो उन्होंने कहा कि बस अभी कर लें, यही मौका है, शायद बाद में ना हो सके। तो हुकूमत को भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी अपनी गलती है उसको तो तस्लीम करना चाहिए। उसमें अब क्या कह सकते हैं हम, आपके लोग जो हैं वो नहीं थे, ठीक है, वैसे ही नहीं थे, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, आज के इजलास को अहम नहीं समझा, या जो आप लोग बार बार कह रहे थे दिनों से फोन फोन फोन, नहीं, आज के इजलास को अहम नहीं समझा। हाँ, सप्लीमेंट्री एजेंडा रात को इन्होंने कहीं तैयार किया, फौरन ले आए। अली मोहम्मद खान साहब मेरे भाई वहां पर मौजूद थे, मैंने बड़ा इनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने, बस जिद पे अड़ गए और इन्होंने कहा कि नहीं, हम करा के रहेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, क्यों नहीं मानी आपने आज ऑपोजिशन के सेनेटर्स की बात? ये क्यों जल्दी में सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पे इसको लाना पड़ा? नैब ऑर्डिनेंस को बड़ा अहम मामला था, क्यों कमेटी में नहीं गया, बातचीत नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मुस्तफ़ा साहब ने एक्नॉलेज किया है कि उनके एंड पे, अपोजिशन के एंड पे कमज़ोरी थी, और बहरहाल सियासत में जब आप कमज़ोरी दिखाते हैं आपका हरीफ उससे फ़ायदा लेता है। लेकिन मैंने मुस्तफ़ा भाई को एक बात की थी और मैं अब भी उस पर स्टैंड करता हूँ। मैंने कहा था कि आप इसको पास होने दें, हमें सपोर्ट करें, अच्छे लॉज हैं, और इसके बाद पास होने के बाद जो आप तरमीम कहेंगे हुकूमत उसमें आपसे ताउन करेगी, आप उसको स्टैंडिंग कमेटियों में हम भिजवा देते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि एक जुमे का दिन था, और जुमे का दिन अपोजिशन पे वैसे ही भारी होता है पिछले कई सालों से, तो आज का एक और भारी दिन पे गुजरा है। अच्छा। और अभी इनके वो जो जख्म थे वो अभी मुंदमिल नहीं हुए थे ज्वाइंट सेशन वाले, कि ये एक और ये हुआ। हालांकि मैं समझता हूँ अगर ये चाहते, मैंने तो रिक्वेस्ट हम सब ने की थी, मैंने भी की थी कि आप हमें इसके साथ हमें सपोर्ट करें, आए मिलके इसको पास करते हैं और फिर अमेंडमेंट्स जो है वो ले आएंगे। लेकिन इनके अपने मेंबर नहीं थे, और हुकूमत ने भी मुनासिब जाना कि लेकिन आप ये जो भी बात कर रहे हैं कि वाकई आपको लगा कि आज ऑपोजिशन के सेनेटर्स की तादाद बड़ी कम है और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, फौरी तौर पे इसको अवेल करें और ले आए सप्लीमेंट्री एजेंडा पे, या पहले ले आते, बहस हो जाती, कमेटी में चला जाता? जैसे लॉस तो बड़े देखिए, बेस्ट इन लॉस पे सब पे हुई है, कौमी असेंबली में भी हुई है और इनके अपोजिशन के लोग मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन कुछ लॉस तो ऐसे हैं जो कि बड़े अहम थे, कुछ उसमें उसके ऑर्डिनेंस का टाइम भी एक्सपायर हो रहा था, एजुकेशन के हवाले से थे, कुछ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का था, खवातीन का वर्किंग प्लेस पे हैरेसमेंट का था, और बच्चों की जो है वो जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से था। तो बड़े पब्लिक पर्पस के लॉस थे, कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट स्पेसिफिक पॉलिटिकल तो नहीं था। एक नैब पे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि उसमें सबका अपना अपना मौकफ है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ एक और लैंडमार्क दिन हुकूमत के लिए, क्योंकि माजी में हम पे हमेशा ये सवाल जरूर होता था कि लेजिस्लेशन जो है वो कम हुई है, तो जितनी तादाद में अभी ये एक हफ्ते में आपने देखा है लेजिस्लेशन पास हो गई है, तो माजी में कम ही ऐसी मिसाल मिलती है। तो इन्होंने सोचा है कि दिन में 60 बिल करा, आइंदा भी अब कोशिश करेंगे। वैसे माजी में ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, वैसे माजी में कभी ऐसा हुआ है कि 60 बिल्स जो हैं वो एक ही दिन पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो जाएं, इतनी बड़ी तादाद में? सादिया, इससे ही बदनीति साबित होती है कि माजी में क्या हाल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में आपको बिल पास करवा सके। मगर मैं तो फिर वही कहूँगा कि बदनसीबी है पाकिस्तान में कि कहा जाता है, कहने को होता है कि ये जमहूरी दौर है, कहने को होता है कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट में काम हो रहा है और अमलन कुछ और हो रहा होता है। आप मुझे ये बताएं
कि पाकिस्तान के अंदर 73 का आइन जो है आज तक चाहते ना चाहते हुए हर एक उसको मुकद्दस क्यों जानता है, क्यों कहता है कि ये मुकद्दस है पाकिस्तान एक कौम के लिए, या पाकिस्तानी कौम उसको जानती मानती है? इसलिए कि कंसेंसस हुआ, कोई मेजॉरिटी से वो बिल पास नहीं हुआ, वो आइन पास नहीं हुआ। तो आज 18वीं तरमीम को भी जब कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो महज इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस चाहते ना चाहते खड़ी हो जाती हैं कि उस पर भी कंसेंसस से वो तरमीम लाई गई थी। अब जब ये आलम हो कि एक तरफ आप ठीक है जॉइंट सेशन में जिस तरह एक फिगर दी गई, मैं ये कहता हूँ या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहेंगे कि वो तादाद इस तरह नहीं थी, मैं कहूँगा कि इतनी तादाद थी। ये अली मोहम्मद खान मेरे भाई हैं, ये और फिगर बताएंगे, इसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि एक आप कानून आइन को बुलडोज करके एक कानून लेकर आ रहे हैं, चलें आप कानून लेकर आ रहे हैं, आइन के कानून के ज़रिए उसको आइन को बुलडोज करना चाहते हैं, भाई कर लें, मगर उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है। आप ये देखें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मुस्लिम लीग नून के दौर में कमेटी बनी, 117 उसकी मीटिंग हुई और उसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई तमाम लोग शामिल थे, कंटेनर पर चढ़े भी होते थे, मगर इनको उतार कर उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाता था और उसमें कंसेंसस से जो तजावीज़ आई वो ही अप्रूव हुई। अब आ जाए इनकी कमेटी जो थी 3 अजलास अब तक उसके आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की माजी के हाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 60 बिल्स जो हैं वो मंजूर करा लिए जाएं। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है मियां साहब, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह संजरानी साहब हों या स्पीकर साहब हों, क्या आप किरदार पे मुसलसल उंगलियां उठाते हैं कि भाई ये हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और इनका कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, न्यूट्रल नहीं है, जो भी है, आप वाकई इस दफ़ा ये जो संजरानी साहब की हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, यू आर गोइंग टू टेस्ट द वाटर्स दिस टाइम, या आपको कोई यकीन दहानियां हैं कि संजरानी साहब को हटा दिया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हाउस में हमारे पास नंबर्स तो मौजूद है, मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास मौजूद है और पॉलिटिकली इट मेक्स सेंस कि इस वक्त ऑपोजिशन को टू टेस्ट द वाटर्स कि वो 1 पेज कितना है कितना नहीं है, ये ज़रूर करना चाहिए। उसमें जो सबसे क्यों यकीन नहीं है आपको 1 पेज का? देखिए, खुल के चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो ऑपोजिशन का आपस में इकट्ठा होना है। अगर ऑपोजिशन आपस में इकट्ठी होती है तो फिर हमने जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, नेशनल असेंबली में हुकूमत के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद गिलानी साहब वहां से इलेक्शन जीत गए। तो इसका मतलब है वो जो सेनेट में हुआ था वो आप लोगों ने नेशनल असेंबली में किया था? वो हमने नेशनल असेंबली में किया और मान रहे आपकी किया था, गिलानी साहब को वहां से जितवाने के लिए, सेनेटर बनवाने के लिए, वो किया आपने जो हुकूमत ने किया सेनेट में? नहीं, हमने तो सिर्फ एक अच्छी वहां पर मूव खेली और फिर जो मद्दे मुकाबल उनके उम्मीदवार थे हफीज शेख साहब, उनसे लोग भी इतने नाराज थे कि उनके अपने मेंबरान ने खुद वोट नहीं दिया। लेकिन सेनेट में अक्सरियत के बावजूद नहीं कर सके। अक्सरियत के बावजूद हम नहीं कर सके, ये हमारी नाअहली है, ये हमारी नाअहली है। मैं जानना चाह रही हूँ फिर इस बार क्या यकीन है कि संजरानी साहब को इस बार वाकई आप अक्सरियत के बावजूद हटा देंगे? पास्ट में नहीं कर सके। सादिया, मेरे ख्याल से सियासत के अंदर और कोई भी एक पॉलिटिकल मूव खेलने से पहले फियर का शिकार नहीं होना चाहिए। जो मर्जी ये चीज़ें मद्दे मुकाबिल हो, जो भी मर्जी ये शख्सियत हो, तो डर की वजह से बैठ नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिकल मूव अपनी खेलनी चाहिए। और इस वक्त जो सबसे सरे फहरिस्त जो चीज़ है वो ये है कि ये जो 3-3.5 साल गुजरे हैं हुकूमत के, इसमें जो इस वक्त अवाम का हाल है, अवाम इस हुकूमत से सख्त परेशान है, महंगाई का जो आलम है, बेरोज़गारी का जो आलम है, तो लोगों के अंदर भी एक सेंटिमेंट ऐसा है कि जो चाहता है कि ऑपोजिशन कुछ करे, और फिर जब ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पाती तो लोगों के अंदर भी हम समझते हैं कि मायूसी फैलती है।
तो हमें कंटिन्यूसली हार के खौफ से हमें छुप कर नहीं बैठना चाहिए। इट्स टू लेट, क्योंकि आप लोग तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, आपने तो पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की थी, उस वक्त नून लीग नहीं मानी, तो अब कैसे ये आपको गारंटीज हैं आपके पास कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, चाहे वो संजरानी साहब को हटाने का मामला हो चाहे असद कैसर साहब को? सादिया, ऑपोजिशन में दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि आपकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाता है, तो इसलिए जो कुछ भी करना है हम सड़कों के ऊपर करें। और फिर एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा लॉजिकल है कि जी इस हुकूमत को 3.5 साल हो गए, साल सवा साल में तो साल बाद तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है, 1.5 साल बाद वैसे ही इलेक्शन है। तो अगर हम उस मूव में कामयाब भी होते हैं, अगर हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लेके आते हैं, वज़ीर आला के खिलाफ लेके आते हैं, और लेट्स सपोज कि हम कामयाब हो जाते हैं, तो इनका जो सारा 3.5 साल का जो किया कराया है वो हम अपने गले में क्यों डाल लें और इलेक्शनों में हम हुकूमत के तौर पे जाएं। तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनको जितना इन्होंने पब्लिक के अंदर लूज करना था इन्होंने किया है, हमें सड़कों के ऊपर उसको तरजीह देनी चाहिए। तो दैट पॉइंट इज नॉट विदाउट लॉजिक, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हुकूमत को हम कहीं पर कमजोर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बतौर अपोजिशन जिस तरह आज इन्होंने फायदा उठाया, हमारे नंबर्स वहां पर कम थे, आज इन्होंने फौरन फायदा उठाया, ये अपने बिल्स लेकर आ गए, अपने वो कानून साजी जो बड़े अरसे से ये करना चाह रहे थे इन्होंने फौरन करा ली, तो इसी तरह हमें भी वो फायदा उठाना, पार्लियामान के अंदर भी वो फायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन की तरफ से इस बार, क्योंकि अभी देखिए पहला आपका एक जॉइंट सेशन था, उसमें नंबर गेम के इश्यूज आए, उसको कॉल ऑफ करना पड़ा, फिर जब इत्तेहादी मान गए सब कुछ हो गया, फिर जॉइंट सेशन आया, आपने अपनी मर्जी के कवानीन जो हैं वो वहां से मंजूर करा लिए। लेकिन इस बार ऑपोजिशन संजरानी साहब के मामले को देखें, सेनेट में अक्सरियत तो है, लेकिन ये जो तासुर अब देने की कोशिश की जा रही है कि वो वन पेज जो है वो वन पेज नहीं रहा, न्यूट्रलिटी जो है कहीं ना कहीं से ऑपोजिशन की डिमांड थी, वो इनको लगता है कि मुक्तदर हलकों की तरफ से आना शुरू हो गई है, और उसी को बुनियाद बनाते हुए संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा सकते हैं। कितना दुरुस्त है ये इंप्रेशन ऑपोजिशन का? नहीं, they should try again, they should try their luck, मेहनत करें उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप करें, मेहनत करें, मेहनत से हम इनको थोड़ी रोक रहे हैं, हमको मेहनत करनी चाहिए। नहीं, आप मेहनत करें, आप एक और ट्राई करें, देखें रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो आपको आगे की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि 1.5 साल बाद इलेक्शन है, और इमरान खान साहब ने जो सख्त फैसले लेने थे वो ले लिए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी का ही सफर है। बहुत से हुकूमती प्रोग्राम जो है वो मैच्योर होना शुरू हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं, 5, 6, 7 महीनों में आपको ऑन ग्राउंड वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि या तो कोई हमारी पिछली कोई हुकूमत गुजरी होती कोई चीज़, हमने तो सारा न्यू स्टार्ट लिया है, जो लेजिस्लेशन के हवाले से है, जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ के हवाले से है, जितने भी कोई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कोई एहसास प्रोग्राम है, एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कुछ भी है वो अभी आपको सामने आना शुरू हो जाएगा। जैसे आज सेनेट में मुस्तफ़ा साहब भी थे, वहाँ इस्लामाबाद के हवाले से सवाल हुआ, 7 नए कॉलेजेस आपकी हुकूमत वहाँ इस्लामाबाद में बना रही है, जो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। इस्लामाबाद जैसी कैपिटल सिटी में पिछले कई सालों से बड़े कॉलेजेस नहीं बने, तो नई यूनिवर्सिटियाँ, नए कॉलेजेस, अभी हाल ही में जो है जो नए जो हाउसिंग स्कीम है जिस पर बड़ी एतराज़ की जाती थी अपोजिशन की तरफ से, तो जाहिर है वो 6-7 महीनों या साल 1.5 साल के अंदर तो नहीं आ सकते थे ग्राउंड पे, वो अब आप देख रहे हैं, हम अब उसको शेयर करना शुरू हो गए, आपके सामने अब वो सारे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो घर भी अब बनना शुरू हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और वो जब अल्लाह करे वो कामयाब होता है, जाहिर है हुकूमत का तो दावा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि वो सम्राट आ जाएंगे, आप भी वही बात कर रहे हैं, बट एक तासुर अली मोहम्मद खान साहब ये है कि हुकूमत क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस से वो कुछ अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी जिसके वादे किए गए थे, और इसीलिए इतनी उजलत का मुजाहरा जो है ये ईवीएम के सिलसिले में किया गया, और यही ऑपोजिशन का इल्ज़ाम भी है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को इसके जरिए रेक करते हुए अपने 5 साल अगले पक्के करने की कोशिश की गई है। देखिए सादिया साहिबा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके प्रोग्राम में पिछले 8-9 साल से आ रहा हूँ, तो मैंने आपके प्रोग्राम में कोई ज्यादा टिल्ट नहीं देखा। आप जब अपोजिशन में थे, आप जो सही बात होती थी उसकी बात करती थी, गलत को गलत कहती थी, हमारी भी हुकूमत पे तनकीद भी करती हैं, लेकिन जो देखें एक तो मसला ये है कि आपकी इस वक्त बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, जो
जर्नलिस्ट तबका, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर्स हैं, सब जो लोग हैं उसमें यानी कि आपको बिल्कुल फुली न्यूट्रल लोग बड़े कम नजर आएंगे। तो कुछ लोगों का टिल्ट जो है वो पोजीशन की तरफ था। तो पहले 3 साल के अंदर मुझे दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसको इतना तबाह किया गया, जितना पाकिस्तान है, मईशत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और इदारों के हवाले से, और मेरिट और सारा और सिफारिश और पैसा, कल्चर और लूट कसूट, और 3 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि मिरेकल हो। ये स्लो प्रोसेस होता है, हमेशा तरक्की का सफर इंक्लाइन प्लेन है, ऊपर आप आहिस्ते से जाते हैं, नीचे तेजी से गिरते हैं। तो इन हालात में 3 साल तो हमारा टाइम नहीं था, वो तो 5 साल है। तो आखिरी साल के जो आखिरी 6 महीने हैं, दैट विल बी अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैच्योर होना शुरू होंगे, जो हमारे दावे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और ओके, सो यू आर गोइंग टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईवीएम, जैसे ऑपोजिशन का क्लेम है। तरफ से कोई उम्मीद किसी को नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मैं मियां साहब की जानिब जाने से पहले जरा जरदारी साहब ने जो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाद एक बात की, जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल, ये ईवीएम का बिल मंजूर हो गया मुश्तरका इजलास से, और क्या किस अल्फाज में उन्होंने हुकूमत को ये बताया कि इससे फ़ायदा आप भी नहीं उठा सकेंगे, क्या कहा ज़रा सुनाइएगा। जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। जिस बीज को आज इन्होंने लगाया है, इसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएंगे। मियां साहब, आपको लगता है कि ईवीएम तो हो गई, वो पहले बन भी जाती है, उस पर भी आते हैं ज़रा कि कितने मुश्किलात हैं, कितने खदशात हैं इलेक्शन कमीशन के भी उस पर, लेकिन वाकई कहीं और किसी और को तो नहीं फ़ायदा इसका मिल जाएगा और फल वाकई कोई और तो नहीं खा जाएगा? सादिया, अगर इजाज़त दें तो 2-3 बातें पहले जो हुई हैं, मैं अली मोहम्मद ख़ान मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा कि 3.5 सालों में जो तबाही हुई है, जो पिछले अदवार में तबाही हुई है, वो ये 3.5 सालों में कैसे ठीक हो सकती थी। मैं यही पूछना चाहता हूँ तो आप मान कि 70 सालों मोहम्मद खान साहब ये गलती से भी नहीं कह सकते कि पिछले 3.5 सालों में तबाही हुई है। नहीं, ये अपनी मान गए हैं, ये आज मान गए, वही मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम में मान गए पिछले 30 साल में तबाही हुई है। मैं मान ही रहा हूँ, मैं मान के सलाम है, आपके खून से इनकलाब आएगा। अच्छा अली जी, मुझे लग रहा है कि मेरे तो शायद पसीने से आ जाए, आपके खून से भी नहीं आएगा। सर, हमारा खून हाजिर है अभी। लेकिन अली मोहम्मद खान, मैं जो आप कह रहे हो ना, 2 चीज़ें हैं। पूरी दयानतदारी से ये बात कहना कि 70 सालों में क्या करप्शन पाकिस्तान के अंदर इस कदर थी? 70 सालों में पाकिस्तान के कर्जे इतने बढ़े? 70 सालों में पाकिस्तानी कौम इतनी बेरोज़गार हुई? 70 सालों में क्या पाकिस्तान इस तरह तन्हाई का शिकार हुआ जिस तरह आज है? 70 सालों में पाकिस्तान का रुपया इस कदर नीचे गिरा जितना आज गिरा है? 70 सालों में डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान थी जो आज है? और क्या अदारे इस कदर आज खोखले जितने हैं, क्या इससे पहले इतने कभी कमज़ोर थे जो आज हैं? रियासत माँ जैसी, ये हमने सुना था, मगर पिछले कोई 1-2 माह में ख़ास तौर पर रियासत जिस तरह घुटने टेकती है और जिस तरह रियासती अदारे और पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता है, 70 सालों में इतने नहीं बांटे गए। आप इल्ज़ाम देते हो बार बार इंडिया पर, क्या 70 सालों में इस तरह इंडिया के लिए ये सबूत दिए गए? और क्या कलभूषण यादव का जिक्र करते थकते नहीं थे आप कि नवाज शरीफ ने जिक्र ना किया, नाम ना लिया? आपने जो बिल पास किया है कलभूषण के हवाले से, पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं आपके होते हुए। आप ये कहते हैं कि 3.5 सालों में क्या हम भलाई कर सकते? आप मुझे ये बताएं कि आप फरमा रहे हैं कि 3.5 सालों के अंदर आप ऐसे आपने काम किए हैं कि अगले 7-8 माह के अंदर बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तानी कौम को। और भाई मुझे ये तो बताओ, वो कह रहे हैं उनके सम्राट आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे 7-8 माह के बाद फल देना शुरू हो जाएंगे, महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता
आपका ये मिशन ही नहीं था, आपका ये सोच अप्रोच ही नहीं है। तो इसीलिए आपको लग रहा है ना कि ईवीएम लाई गई है, इस मशीन का इस्तेमाल करके अगले 5 साल जो है वो पीटीआई अपने पक्के करने की कोशिश कर रही है, यही ऑपोजिशन का इन पर इल्जाम है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें तो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से भी यही बात करेंगे। और जो जरदारी साहब का बयान हमने चलाया है कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि ईवीएम शायद इनको लग रहा है कि पीटीआई को फ़ायदा दे देगी, लेकिन असल में फ़ायदा वो किसी और को होगा और हो सकता है पीपल्स पार्टी को ही हो। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 37 के करीब एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ईवीएम को लेकर, और इसके अलावा 100 अरब से 150 अरब रुपए का खर्चा भी बताया जा रहा है। आपको लगता है सेनेटर साहब कि ये पॉसिबल होगा हुकूमत के लिए? ये फंड्स कहाँ से आएंगे और इस इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, या जरदारी साहब वाली बात के ये तो नहीं फ़ायदा उठा सकेंगे, हो सकता है कोई और फ़ायदा उठा ले? देखिए, फंड्स तो चले शायद हुकूमत कहीं से अरेंज करके ईसीपी को प्रोवाइड कर भी दे, लेकिन जो असल जो चीज़ है वो है मशीन्स की प्रोक्योरमेंट। और फिर प्रोक्योरमेंट आपने कौन सी मशीन की करनी है। अगर आपने लोकली मैन्युफैक्चर्ड मशीन की करनी है, अभी फिर उनके ट्रायल्स भी होने, कुछ इलेक्शंस के अंदर ट्रायल्स उन्होंने किए थे, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो इन ऑपरेशनल लिमिटेशंस की वजह से ईसीपी ने इसकी मुखालफत की, और सियासी जमातों ने भी इसी वजह से ईसीपी के मौक़िफ़ का साथ दिया कि ऑपरेशनली उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम फ्रेम में वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर आज मैं देख रही थी वजीर साइंस शिबली फराज साहब कह रहे थे कि एक दिन में 2000 मशीनें हम बना सकते हैं। वो तो अगर उन्होंने बिड जीती, इट्स गोइंग टू बी एन ओपन प्रोसेस, आई होप कि उस तरह का हो। लेकिन अगर वो एक दिन के अंदर 2000 बना सकते हैं तो हुकूमत की बनाई हुई मशीनों के ऊपर तो वैसे ही हमें एतबार नहीं है। सही है। तो गुजारिश ये है कि, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप इलेक्शन रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेशन कंसेंसस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तारीख है कि इलेक्शंस जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे। किसी न किसी सियासी जमात ने जो इलेक्शन नहीं जीती, उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर सवाल जरूर उठाया। तो हुकूमत में तो कोशिश यही होनी चाहिए, हुकूमत का बड़ा दिल होना चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि इलेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन ने भी चलें इसमें इतनी ज़्यादा पुरजोर इसकी मजम्मत नहीं की या उस तरीके से ऑपोजिशन नहीं दिखाई, क्योंकि शायद आपको भी लगता है कि ठीक है पास करते हैं, करते रहें, कौन सा 23 में इस्तेमाल हो जानी है ये मशीनें। हम जितनी कर सकते थे, हमारा तो अंदेशा अभी तक यही है कि हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालेगी, जिस तरह वज़रा ने डाला। उन्होंने कहा कि हम इसको आग लगा देंगे, इन्होंने अपोजिशन से पैसे पकड़े, अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है ईसीपी। तो हुकूमत के जो तेवर हैं वो तो यही नज़र आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे हो। लेकिन अब उसमें हमारी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, जितना हम अपोज कर सकते थे हमने किया है। और बिलावल साहब ने तो अपनी तकरीर में इस हद तक कह दिया कि हम आने वाला इलेक्शन, आज उन्होंने ये कह दिया कि हम आने वाला इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। तो हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए अब इकोनॉमिकली हमारी जो हालत है, हम किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं पॉलिटिकल केओस, पॉलिटिकल टर्मोइल। वो पहले ये संजीदा आरओ का इलेक्शन जो आप लोगों ने कहा था, फिर आरटीएस आ गया, फिर अब ये अली मोहम्मद खान साहब ये ईवीएम वाला सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक बार फिर से क्या वही पैटर्न रिपीट होगा कि ये नहीं माने जाएंगे इलेक्शन के नताइज, और इसकी क्या गारंटी है कि वाकई 2023 के इंतखाबात में इन मशीनों का इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर लेजिस्लेशन करनी चाहिए और उसमें बैठ के अक्रॉस द टेबल। लेकिन जहां इतनी आप एक दूसरे से अब दूर हों और बिल्कुल आप बात मानने या सुनने के लिए ही तैयार ना हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से ही भागते हैं। और देखें, ये सिर्फ एक ईवीएम का इशू तो नहीं है। अगर किसी ने खुदा न खास्ता किसी पोलिंग स्टेशन को रिग करवाना है, तो वो चाहे ईवीएम हो चाहे वो पुराना तरीक़ाकार हो,
तो अगर ईवीएम आपका कोई क्वेश्चन है किसी का कि ईवीएम नहीं रोक सकती इस तरह की रिगिंग को, कि अगर कोई उस जगह को ये रिग कर दे, तो वो तो पिछला भी तरीका जो आरटीएस का है वो भी फिर नहीं कर सकता। देखें, ईवीएम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये जो वोटिंग होने के बाद से गिनती का जो अमल है, जो रात के पत्नी 12-3 पत्नी कितने बजे तक ये सारे सिलसिले चलते हैं, रात के 12-2 बजे जो हैं वो बैग्स आ रहे होते हैं, वो आपका जैसे ही वोटिंग क्लोज होगी विद इन 15 मिनट्स रिजल्ट आपके पास होगा। तो वो जो टैंपरिंग होती है ना, उसके बाद ये सब बट इसमें देखिए अब ये जो कह रहे हैं कि 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत पड़ सकती है, फिर पेपरा रूल्स के तहत वो प्रोक्योरमेंट है, यहाँ की बनी हुई लोकल मशीनें, वैसे ही ऑपोजिशन ने कह दिया कि उन पे तो बिल्कुल ही हमें एतबार नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कब इनिशिएट होंगी और ये हो जाएंगी जितना वक्त बचा है? देखिए, हम पूरी उम्मीद है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, आईनी इदारा है, और उनका काम जो है वो खुद ही करेंगे, उनके काम में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको लगता है ये हो जाएगा? राइट, मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। लास्ट कमेंट वन लाइनर मियां साहब आपसे इसी मामले पे। देखिए सादिया, जब एक अदारे ने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने, वो भी अदम एतमाद कर रहा है, तो फिर आप क्यों बजिद हैं कि हर हाल में हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आनी है? और अली मोहम्मद खान आखिरी बात जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने वाला इदारा बजिद है, 4 बजे तक वो कह रहे हैं कि एतराज़ात हैं, तो हुकूमत क्यों बजिद है कि हमने ईवीएम का इस्तेमाल करना है? अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपका, और अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।